हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू योर चैनल एनसीईआरटी मॉड्यूल्स। मैं हूँ प्रियांशी जैन और पिछले वीडियोस में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी को, जिसमें हमने अभी तक कवर किया है हमारे चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 को। आज हम देखेंगे चैप्टर 8 यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि इंडिया कितना रिच और डाइवर्स है, चाहे लोग हो, लैंग्वेज हो, फूड हो या ड्रेसिंग स्टाइल। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ कॉमन स्टेपल फूड के बारे में। फिर हम क्लोथिंग पर आएंगे, जिसमें साड़ी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का। फिर हम फेस्टिवल्स, लिटरेचर और एपिक के डिफरेंट वर्जन्स को एक्सप्लोर करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडिया के जो क्लासिकल आर्ट्स और ट्रेडिशंस है वो डाइवर्सिटी के साथ साथ कॉमन यूनिटी भी शेयर करते हैं। तो हमारा आज का पूरा डिस्कशन इन पॉइंट्स को ही फॉलो करेगा ताकि आपको फ्लो समझ में आए और सारे कॉन्सेप्ट्स इजीली क्लियर हो जाए। तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता क्या है? तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इसका मतलब होता है अलग अलग होते हुए भी एक साथ रहना। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो हम इंडिया में देखते हैं कि हर रीजन का कल्चर, फूड, लैंग्वेज, क्लोथिंग और फेस्टिवल्स ये सब अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहीं कोई हिंदी बोलता है तो कहीं तमिल, कहीं चावल ज्यादा खाया जाता है तो कहीं गेहूं, कहीं कहीं फेस्टिवल्स भी अलग अलग नाम से सेलिब्रेट होते हैं। लेकिन इन सब डिफरेंसेस के बाद भी हम अपने आप को क्या मानते हैं? इंडियन। और हम सेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं और हम सभी सेम नेशनल सिंबल्स को भी एक्सेप्ट करते हैं और एक दूसरों के कल्चर को भी एक्सेप्ट करते हैं और साथ मिलकर रहते हैं। तो इसी वजह से इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम एक साथ कनेक्टेड रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो अब जब हमने यूनिटी इन डाइवर्सिटी को समझ लिया है, तो अब हम इंडिया की रिच डाइवर्सिटी को समझते हैं। इंडिया में डाइवर्सिटी हमें हर जगह देखने मिलती है। अब आप खुद सोचो कि हमें लोगों के रहने का तरीका, लैंग्वेज, खाना और ट्रेडिशंस रीजन टू रीजन सेम मिलते हैं क्या? नहीं। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो आप खुद नोटिस करोगे कि कैसे भाषा, खाना, ट्रेडिशंस ये सब चेंज हो जाता है। इतनी डाइवर्सिटी का रीजन एक ये भी है कि हमारे यहाँ बहुत सारी कम्युनिटीज रहती हैं। मतलब अगर आप ये देखो तो वर्ल्ड की अप्रोक्सीमेटली 18% पॉपुलेशन हमारे यहाँ है। लेकिन सिर्फ लोग ज्यादा नहीं, हमें वैरायटीज भी बहुत मिलती है। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से हमारे देश में 4635 कम्युनिटीज हैं। और यहाँ से निकल के आता है एक नया कॉन्सेप्ट जो है कल्चरल मिक्स का। तो देखो क्या होता है कि बहुत से इंडियंस अपनी बर्थ प्लेस से दूर रहते हैं, तो जिसकी वजह से अलग अलग कल्चर्स आपस में मिलकर एक कल्चरल मिक्स बनाते हैं। तो अगर इतने सारे लोग रहते हैं तो भाषा कैसे होगी? तो हमारे यहाँ एक या दो नहीं बल्कि 325 लैंग्वेजेस और 25 स्क्रिप्ट्स आइडेंटिफाई की गई हैं। और जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं या फिर एक ही स्टेट में दूसरे रीजन जाते हैं तो हमें बोलने का तरीका अलग मिलता है और भाषा बदल जाती है। और भाषा के साथ साथ खाना, कपड़े और सारे ट्रेडिशंस भी चेंज हो जाते हैं। और जब भी कोई फॉरेनर इंडिया आता है तो सबसे पहले वो नोटिस करता है इंडिया की रिच कल्चरल डाइवर्सिटी। एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन विंसेंट स्मिथ, इन्होंने इंडिया के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही है। इन्होंने कहा है कि इंडिया में बिवर्ल्डरिंग डाइवर्सिटी है। तो इसका मतलब क्या है? तो बिवर्ल्डरिंग डाइवर्सिटी मतलब इतनी ज्यादा वैरायटी है कि कोई भी पहली बार देखे तो हैरान रह जाए। लेकिन इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी इंडिया में हमें क्लियरली यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखाई देती है। तो इसका मतलब ये है कि हम अलग अलग चीजों का मिक्सचर नहीं है बल्कि एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल सिविलाइजेशन है। और चाहे अलग पहनावा हो, लिटरेचर हो या फेस्टिवल्स, हर जगह एक कॉमन पैटर्न देखने को मिलता है और एक बहुत ही डीप यूनिटी है जो हम सब इंडियंस को जोड़ती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फूड फॉर ऑल।
तो हमारे यहाँ अलग अलग रीजन्स का खाना अलग होता है। हर स्टेट की अपनी डिशेस होती हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में कॉमन है, जैसे कि राइस, व्हीट और बार्ले। ये सीरियल्स के फॉर्म में यूज होते हैं। मिलेट्स जैसे बाजरा, ज्वार और रागी, ये भी कई जगहों पर खाए जाते हैं। तो इसी तरह डिफरेंट टाइप्स की दाल और ग्राम्स भी पूरे देश में कॉमन है। तो इन सबको हम बोलते हैं स्टैपल ग्रेन्स, क्योंकि ये मोस्ट इंडियंस का बेसिक फूड होता है। इनके अलावा अगर हम देखें तो कुछ कॉमन स्पाइसेस जैसे कि हल्दी, जीरा, इलायची, अदरक, ये भी हर जगह यूज होता है। तो इससे हमें ये समझ आता है कि इंडिया में सेम बेसिक इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, लेकिन उनसे अलग अलग डिशेस बनती हैं। तो हम इस तरह फूड के थ्रू भी इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी को क्लियरली देख सकते हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिसमें हम कवर करेंगे टेक्सटाइल्स और क्लोथिंग को। इंडिया के हर रीजन में कपड़ों का स्टाइल अलग होता है। हमने नोटिस किया है कि कपड़ों का फैब्रिक, डिजाइन और कलर्स रीजन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। लेकिन फिर अगर आपने देखा हो तो कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में हमें देखने को मिलती हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? तो हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल मानते हैं साड़ी को। तो साड़ी है क्या? ये सिंपल अनस्टिच्ड क्लोथ है जो अलग अलग फैब्रिक्स में बनती है। अब वो फैब्रिक्स कौन से हैं? तो वो है कॉटन, सिल्क, सिंथेटिक। तो हम सभी को मालूम है कि साड़ी इंडिया की मोस्ट कॉमन ट्रेडिशनल ड्रेस है। तो अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, साड़ी का ओरिजिन वैशाली। वैशाली क्या है? ये एक एंशियंट सिटी थी जो आज के टाइम में बिहार स्टेट में लोकेटेड है। तो अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री साड़ी का ओरिजिन वैशाली से माना जाता है। और बनारसी, कांजीवरम, पटोला जैसी साड़ीज अलग अलग रीजन से बिलोंग करती हैं, लेकिन ये ड्रेस तो एक ही होती है। तो इस एग्जाम्पल से हमें समझ आता है कि साड़ी एक ही ड्रेस है, लेकिन अलग अलग रीजन्स में उसकी स्टाइल, फैब्रिक और डिजाइन अलग हो जाती है। तो इसलिए टेक्सटाइल और क्लोथिंग के थ्रू भी इंडिया में हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी को क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका ड्रेपिंग स्टाइल। हमने ये नोटिस किया है कि एक बंगाली ड्रेप साउथ इंडियन स्टाइल से बिल्कुल अलग दिखता है। तो इनफैक्ट इंडिया में ऐसे हंड्रेड्स ऑफ ड्रेपिंग स्टाइल्स हैं जो एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में वेरी करते हैं। तो पहले के टाइम पर जब ट्रेवलर्स इंडिया आए तो उन्हें ये देखकर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि एक सिंपल बिना सिली हुई फैब्रिक लेडीज कितने स्मार्ट तरीके से पहनती हैं। और वो सिर्फ साड़ी को एक कपड़े के तौर पे नहीं बल्कि डेली काम में भी यूज लाती थी। अब हमने जैसे फूड और क्लोथिंग में डाइवर्सिटी देखी है, वैसे ही फेस्टिवल्स में भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब फेस्टिवल्स इंडिया के डिफरेंट रीजन्स और ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे फेस्टिवल्स के थ्रू हमें यूनिटी दिखाई देती है। तो इंडिया में फेस्टिवल्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा है और हर रीजन में अपने फेस्टिवल्स अलग होते हैं और उन्हें अलग अलग तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेम फेस्टिवल्स सेम टाइम पे पूरे इंडिया में मनाए जाते हैं, लेकिन उन्हीं सेम फेस्टिवल्स का नाम और ट्रेडिशन अलग हो जाता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मकर संक्रांति। तो ये फेस्टिवल हार्वेस्ट सीजन के बिगिनिंग को मार्क करता है और अराउंड 14 जनवरी के आसपास सेलिब्रेट होता है। मकर संक्रांति को डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट नेम से जाना जाता है। देखो, अब आप ध्यान से सुनना कि किस किस रीजन में हम मकर संक्रांति को किस किस नाम से जानते हैं। साउथ इंडिया में इसे हम पोंगल कहते हैं, गुजरात में उत्तरायण, पंजाब और हरियाणा में लोहरी, असम में बिहू, वेस्ट बंगाल में पोष संक्रांति और उत्तर प्रदेश में खिचड़ी पर्व। तो ये कुछ नाम थे मकर संक्रांति के जो हम अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जानते हैं। अब देखो, यहाँ पे नाम, फूड और रिचुअल्स हर जगह अलग हो जाते हैं, लेकिन इसका पर्पस तो वही होगा। अब इसका पर्पस क्या है?
हार्वेस्ट सीजन के बिगिनिंग को सेलिब्रेट करना। तो इस वजह से फेस्टिवल्स के थ्रू भी हमें इंडिया में डाइवर्सिटी क्लियरली दिखाई दी। अब हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी को लिटरेचर के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि इंडिया की लिटरेचर बहुत ही रिच और बहुत ही डाइवर्स भी है, क्योंकि अलग अलग रीजन्स और लैंग्वेजेस में ये लिखी गई हैं। लेकिन इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी इंडियन लिटरेचर में हमें कुछ कॉमन आइडियाज और वैल्यूज हमेशा देखने को मिलती हैं। और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है पंचतंत्र। तो ये कहानियों का कलेक्शन है जिसमें एनिमल्स मेन कैरेक्टर्स होते हैं और इन स्टोरीज के थ्रू हमें लाइफ स्किल्स और मॉरल वैल्यू सिखाई जाती हैं। और हम सभी ने बचपन में इन कहानियों को ज़रूर पढ़ा है। तो ये कहानियाँ ओरिजिनली संस्कृत में लिखी गई थी और ये लगभग 2200 ईयर्स पुरानी है। धीरे धीरे इन स्टोरीज को ऑलमोस्ट हर इंडियन लैंग्वेज में अडॉप्ट किया गया और ये सिर्फ हमारे इंडिया तक ही नहीं बल्कि साउथ ईस्ट एशिया, अरब वर्ल्ड और यूरोप तक फेमस हुई। तो भले ही इन कहानियों का हर जगह लैंग्वेज और स्टाइल अलग हो गया, लेकिन फिर भी ये स्टोरी का मैसेज तो वही है। तो इसके एग्जाम्पल से हमें ये समझ आता है कि कैसे एक ही सेट ऑफ स्टोरीज अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो इस तरह लिटरेचर के थ्रू भी हम इंडिया में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी क्लियरली देख सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि रामायण और महाभारत इंडिया के दो सबसे इम्पॉर्टेंट एपिक्स हैं। हम सभी को मालूम है कि ये हमारे इंडियन कल्चर और वैल्यूज़ को भी रिप्रेजेंट करते हैं और ये ओरिजिनली संस्कृत में लिखे गए थे, लेकिन टाइम के साथ इन्हें भी हमने अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया और अडॉप्ट किया। और हमें पता है कि इंडिया में हर रीजन की अपनी लैंग्वेज और अपना कल्चर है, तो इसलिए अगर हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट इंडिया में देखें तो हमें इन एपिक्स के अलग अलग वर्जन्स देखने को मिलते हैं और इनकी लैंग्वेज, नरेशन स्टाइल भले ही चेंज हो जाती हो, लेकिन इनका मैसेज, कैरेक्टर्स और वैल्यूज तो सेम ही होता है। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ आता है कि अलग अलग रीजन्स होने के बाद भी एक ही एपिक पूरे इंडिया में लोगों को जोड़ता है। इन एपिक्स में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां हैं जिससे हम जिंदगी का सही मतलब जानते हैं। हम जानते हैं कि सही और गलत में अंतर क्या है। अब हम ये जानते हैं कि हर रीजन की अपनी लैंग्वेज होती है, लेकिन फोक ट्रेडिशंस भी होते हैं। तो इस वजह से रामायण और महाभारत के बहुत सारे रीजनल और फोक वर्जन्स भी हमें देखने मिलते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट इंडिया में इन एपिक्स को लोकल लैंग्वेजेस और लोकल स्टाइल्स में सुनाया जाता है और कहीं कहीं इन्हें फोक सॉन्ग्स के थ्रू भी सुनाया जाता है और कहीं कहीं डांस, ड्रामा और स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में भी प्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन स्टाइल ज़रूर चेंज होता है, लेकिन इनका मैसेज और वैल्यूज तो सेम रहता है। तो यहाँ पे भी हमने यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को क्लियरली समझा। और अब हम आगे बढ़ के आर्ट और कल्चर को भी देख लेते हैं। तो हर रीजन की अपनी आर्ट फॉर्म्स, डांस फॉर्म्स, म्यूजिक और पेंटिंग स्टाइल्स होती है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इंडिया में अलग अलग क्लासिकल और फोक डांसेस देखने मिलते हैं। अब जैसे कि अगर आप देखो भरतनाट्यम, कथक, कथकली, भांगड़ा और गरबा, ये अलग अलग रीजन के अलग अलग डांस फॉर्म्स हैं। तो इसी तरह म्यूजिक और पेंटिंग्स के स्टाइल्स भी रीजन के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। लेकिन इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी इन सब आर्ट फॉर्म्स में कुछ कॉमन थीम्स, रिदम्स और एक्सप्रेशंस सेम मिलते हैं। अब यहाँ पे कॉमन थीम्स, रिदम्स और एक्सप्रेशंस, इसका मतलब क्या है? तो देखो, कॉमन थीम्स का मतलब होता है सेम आइडियाज। मतलब अलग अलग आर्ट फॉर्म्स होने के बाद भी उनमें सेम आइडियाज दिखते हैं, जैसे कि भक्ति, नेचर, डेली लाइफ या कोई स्टोरी। अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझें तो कई डांसेस में भगवान की कहानियां दिखाई जाती हैं और कई पेंटिंग्स में सॉन्ग्स, नेचर या त्योहारों को शो किया जाता है। अब रिदम का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ताल या बीट। तो अलग अलग डांसेस और म्यूजिक फॉर्म्स में ताल अलग अलग हो सकती है।
लेकिन म्यूजिक के साथ मूवमेंट और बीट का होना तो कॉमन होता है। अब देखो, इसको भी हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो हर डांस में म्यूजिक के साथ स्टेप्स होती हैं और हर सॉन्ग में कोई ना कोई ताल होती है। अब यहाँ पे एक्सप्रेशंस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है फीलिंग्स को दिखाना, मतलब इमोशंस को दिखाना, जैसे कि खुश, दुख, गुस्सा या भक्ति। तो चाहे डांस हो, म्यूजिक हो या पेंटिंग, हर आर्ट फॉर्म इमोशंस एक्सप्रेस करता है। तो इस वजह से आर्ट के थ्रू भी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो इस एग्जाम्पल से हमें समझ आता है कि कैसे आर्ट और कल्चर के थ्रू इंडिया में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी क्लियरली दिखाई देती है। अब तक हमने चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं। हमने देखा है कि इंडिया में फूड, क्लोथिंग, फेस्टिवल्स, लिटरेचर और आर्ट फॉर्म्स सब जगह अलग अलग होते हैं। लेकिन इन सब डिफरेंसेस के बाद भी हर जगह कुछ कॉमन वैल्यूज, आइडियाज और ट्रेडिशंस देखने को मिलते हैं। तो चाहे खाना हो, कपड़े हो, कहानियां हो या फेस्टिवल्स, हमें डाइवर्सिटी के साथ साथ उनमें यूनिटी भी क्लियरली दिखाई देती है। इसी वजह से इंडिया को यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। डिफरेंट कल्चर्स, लैंग्वेजेस और ट्रेडिशंस होते हुए भी हम सब इंडियंस के रूप में कनेक्टेड रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का एक लिविंग एग्जाम्पल है। तो आज का चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर और रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।